सो हे गाइस, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है कि अगर एक साल आप सीरियसली प्रिपरेशन करने को तैयार है और ये मान करके चलिए कि आपने एक ही ड्रीम बनाया है कि डैड यू वांट टू गो टू द आईएम्स नोवेयर एल्स, तो उसके लिए आपका क्या एक स्मार्ट प्लान होना चाहिए, है ना। क्या एक आपका बेस्ट सब्जेक्ट ऑर्डर होना चाहिए, मंथली रोड मैप क्या होना चाहिए, और क्या आपकी हाई स्कोर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस सब के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि दिस विल बी गोइंग टू बी आवर रोड मैप और ऑफ आईपी मैट इन 1 ईयर, ठीक है। और यहां पे हम लोगों ने दो एग्जाम्स को टारगेट करा है। एक है हमारा आईएम इंदौर और दूसरा है हमारा रोहतक। नो, जिपमैट क्यों नहीं टारगेट करा, या फिर बैंगलोर क्यों नहीं टारगेट करा, या कोझीकोड क्यों नहीं टारगेट करा। देखो, मेजर जो आपकी प्रिपरेशन जो होती है वो आपकी इन्हीं दोनों से हो जाती है। एक अगर हम बात करें तो इंदौर, और दूसरा अगर हम बात करें तो रोहतक, है ना। ये दोनों से ही आपका मेजर काम जो है वो हो जाएगा। बाकी एडिशनल क्या है उसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो चलो जरा शुरू करते हैं हम लोग अपने सेशन को आज के। तो अगर मैं बात करूं कि आईपी मैट 2027 यानी 2027 की, भाई अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए कंप्लीट सिलेबस की, एग्जाम पैटर्न की, ठीक है। और इसी के ऊपर आज मान करके चलो 15-20 मिनट जो भी मैं बात करूंगा वो पूरी इसी के ऊपर बात करूंगा कि भाई कंप्लीट सिलेबस क्या होता है एंड एग्जाम स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि आईपी मैट है क्या, है ना, आईपी मैट को आप कैसे डिफाइन करोगे, तो आप ये बात जानते हो कि आईपी मैट का मतलब होता है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। ये इसका फुल फॉर्म है। 5 ईयर का होता है, ठीक है। बहुत सारे आईएम्स कराने लगे हैं, लेकिन मेजरली आर इंदौर और रोहतक जो है वो कराते हैं। हाँ, एक और इसमें हम इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, वो है हमारा जिपमैट, जिसके थ्रू आपको जम्मू एंड बोधिया मिलता है। ओके, तो ये दोनों भी हम लोग मान सकते हैं, लेकिन जिपमैट के ऊपर एक अलग तरीके से बात करेंगे, क्योंकि जिपमैट जो है वो आपका 2.5 घंटे का एग्जाम होता है और इसकी अलग से स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी हम बात करते हैं अपने 2 घंटे वाले एग्जाम, जो कि है आपका इंदौर एंड रोहतक। ओके, प्लस एक चीज और है कि इंदौर का इंडिविजुअल प्लस इंदौर और रोहतक का कंबाइंड स्कोर कार्ड भी कुछ एग्जामिनेशन में लगता है, कुछ इंस्टीट्यूट जो है वो इसको लेते हैं, ठीक है। और आफ्टर योर क्लास 12 कौन कौन से हैं, जैसे आपका तापमी हो गया, है ना, आपका एक हो गया यहां पर नालसार हो गया, तो नालसार भी लेता है, ठीक है। तो इसलिए भी ये थोड़े से एग्जामिनेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि भाई अगर मान लो हम इसकी कट ऑफ नहीं निकाल पाए तो हम कुछ तो कट ऑफ निकालेंगे, एंड उस कुछ कट ऑफ में से फायदा हमारा ये होगा कि हमको क्या नाम है, हो सकता है कि कोई और हमें डेकोरेटेड कॉलेज यहां पर मिल जाए इंस्टेड ऑफ आईपीएम। हालांकि हमारा पूरा टारगेट रहेगा कि हम आईपी मैट को लेकर के ही बहुत ज्यादा सीरियस रहें। चलो, अब अगर मैं यहां पर आपसे ये पूछूं कि भाई किसको प्रिपरेशन यहां पर करनी चाहिए, तो ध्यान से अगर आप देखें, अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, यानी कि इस साल आपका 12th होगा, है ना, 2027 के फेब में अगर आप 12th पास करोगे, या फिर आप 2026 में पास कर चुके हो, ठीक है, या फिर अगर मैं बात करूं कि आपके पास एज बच रही है और आप 2025 के भी पास आउट हो, है ना, क्योंकि एक एज लिमिट होती है ना, अगर वो एज है आपके पास तो आप कर सकते हैं। तो ये दो कैटेगरी के लोग हैं जो आईपीएम दे सकते हैं, बाकी तो एज लिमिट ऐसी है कि हर कोई आईपीएम नहीं दे सकता है। खास तौर पे किनको देना चाहिए, तो जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, है ना। पहला तो आपका ये टारगेट होना चाहिए कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है, बट इन केस अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं जा पा रहे हो, या माइट भी आपके मन में सेकेंडरी ऑप्शन है दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने का, तो प्राइमरी ऑप्शन आप बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट आप आईपीएम को दे सकते हैं। साइंस स्टूडेंट जिनको आपको इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन, है ना, इसमें नहीं जाना है, बस हो गया, बहुत हो गया, है ना, कि आप भी परेशान है, पेपर लीक हो रहा है या पेपर टफ आ रहा है या पेपर का कोई पैटर्न ही नहीं है, जस्ट लाइक जेई एडवांस एंड मेंस, तो आप इसमें जा सकते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है। भाई देखो, इंजीनियरिंग आप करेंगे भी तो भी घूम करके फिर आपको, नहीं तो तुरंत, नहीं तो ये मान करके चलिए 5 साल बाद या फिर 7 साल बाद आपको आना तो आईएम्स में है ही, तो आप डायरेक्टली भी एंट्री ले सकते हैं। ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट, है ना, ऐसा नहीं है कि ह्यूमैनिटीज वालों के लिए कोई एंट्री बैरियर है, यहां पर कोई बैरियर नहीं है। एक एग्जाम जो सबको पास करना वही उनको ही पास करना। हाँ, उनके लिए एक ट्रॉमेटिक सब्जेक्ट हो सकता है मैथ्स, लेकिन उसी की स्ट्रेटेजी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। सीयूटी एस्पायरेंट्स दे सकते हैं, एंड स्टूडेंट पर्टिकुलरली हु आर टारगेटिंग आईपीएम आईएम्स, वो तो उनको तो देना ही देना है।
अब यहां पर अगर हम देखें तो हमारे सामने यहां पर देखो दो मेजर एग्जाम आ रहे हैं, पहला आ रहा है इंदौर और दूसरा आ रहा है रोहतक, है ना। इनके ऊपर अगर हम बात करें तो इनमें जो आपका इंदौर होता है, इंदौर को अगर हम देखें यहां पर तो यहां पर सबसे पहले आता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी शॉर्ट आंसर। अब ये शॉर्ट आंसर्स क्या होते हैं? शॉर्ट आंसर्स बेसिकली आपके मॉडर्न मैथ्स, कुछ कुछ पार्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, कुछ कुछ पार्ट ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। जब मैं बात कर रहा हूं लॉजिकल रीजनिंग की तो मेरा मतलब है मैथमेटिकल रीजनिंग से, ठीक है। इन पार्ट्स को कंप्राइज करके एक शॉर्ट आंसर्स बनते हैं। इन शॉर्ट आंसर्स की खासियत यह होती है कि इसमें ऑप्शंस नहीं आपको दिए जाते हैं, इसमें ऑप्शंस नहीं होते हैं। तो क्या होता है इसमें? तो ये टीटा टाइप होते हैं, यहां पर एक बार होता है, उस बार के अंदर आपको अपना आंसर टाइप करके भेजना होता है, ठीक है। इनके कितने क्वेश्चन होते हैं? तो इनके 15 क्वेश्चन होते हैं। फिर अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव एबिलिटी, यानी कि अब ये आ गया आपके एमसीक्यू फॉर्मेट में, यानी इसमें डेटा नहीं है, इसमें आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। इसमें आपकी प्योर आती है, आपकी मैथ्स आती है ना, जैसे आपकी आ गई मान लो क्वांट्स आ गई, अरिथमेटिक आ गई, मॉडर्न मैथ्स आ गई, है ना, ये पूरे क्वांट्स के पोर्शन इसमें आ जाते हैं। फिर आता है आपका वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी में भी एमसीक्यू पार्ट होता है प्लस टीटा होता है, ठीक है। एमसीक्यू एंड टीटा ये दोनों होते हैं इसमें। तो टीटा जिसमें आपका जैसे मान लो पैराजंबल्स हो गया, तो पैराजंबल्स टीटा फॉर्मेट में आता है। बाकी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो इसमें आते हैं वो आते हैं आपके ऑप्शंस फॉर्मेट में आते हैं, ठीक है। सेक्शनल टाइम लिमिट इसमें होती है, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है। हाँ, लेकिन नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो सिर्फ एमसीक्यू के लिए होती है, टीटा पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। और ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। ये मत सोचना कि मैंने हल्के में इसको छोड़ दिया है। मेरा यहाँ पे जो मोटो है वो ये नहीं है कि मैं आपको इंदौर के पैटर्न के ऊपर बताऊं, उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। मेरा मोटो आपको ये बताना है कि भाई रोड मैप क्या तैयारी कैसे करनी है ना। पैटर्न के ऊपर अगला वीडियो बना देंगे। वहीं पे अगर हम रोहतक की बात करें तो रोहतक में आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, लॉजिकल रीजनिंग है, वर्बल एबिलिटी है ना। बिल्कुल 40-40 क्वेश्चन में सब बटे हुए हैं, 40 क्वेश्चन इंटू 3 यानी टोटल हो गए 120 एमसीक्यूज, है ना। और सही बता रहा हूं यार, बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूं, उसका पेपर बहुत इजी आता है, इजी। और कुछ कुछ क्वेश्चन कभी कभी मेरे को मॉडरेट दिखते हैं, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं दिखा आज तक। टफ क्वेश्चन तो हम कही नहीं सकते कि कभी रोहतक जैसे पेपर में देखने को मिला है। टफ क्वेश्चन हम कभी कही नहीं सकते कि इंदौर जैसे पेपर में देखने को मिला। आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट है तो देखो हर चीज टफ है। अब मैं आपसे पूछ लूं कि इस समय सुप्रीम अथॉरिटी कौन है युगांडा की, तो आप नहीं बता पाओ क्योंकि आपको पता नहीं, तो उसको हम टफ थोड़ी ना कहेंगे, इसको हम कहेंगे लैक ऑफ अवेयरनेस। अभी आपको नहीं पता है, जिस दिन पता चल जाएगी उस दिन बता दोगे, ठीक है। एमसीक्यू बेस इसमें होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है, टाइम बाउंड इसमें कुछ खास नहीं होता, बस वही 2 घंटे में पूरा पेपर आपको कंप्लीट करना होता है, सेक्शनल टाइमिंग इसमें नहीं होती है। अब अगर हम बात करें क्वांट्स के सिलेबस की, तो भाई ये याद रखना कि ये रोहतक और इंदौर दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूं, यहां पे कुछ पर्टिकुलरली कुछ अलग से नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले ये देखो। तो अगर मैं यहां पर देखूं, 1 सेकेंड, हाँ, तो यहां पर देखिए सबसे पहले आ रहा है हमारा अरिथमेटिक। अरिथमेटिक हमें बहुत, मैं ये कहता हूं कि अरिथमेटिक सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक है आपके उसमें तो वो अरिथमेटिक है। अरिथमेटिक पे आपको हद से ज्यादा फोकस दे करके काम करना है। नंबर 2 पे आपको करना है एलजेब्रा। अब देखो ये डिपेंड करता है, अगर आप डेडिकेटली तैयारी कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इंदौर की, तो मैं कहूंगा नंबर 2 पे आपको रखना है क्या, नंबर सिस्टम। लेकिन अगर आप दोनों की कंबाइन तैयारी कर रहे हैं तो जो स्टेप मैं बता रहा हूं उसी स्टेप पे आप काम करते रहिए, 110% काम हो जाएगा। बस डेली काम मेहनत करनी है आपको। तो सबसे पहले हमको क्या करना, हमको करना अरिथमेटिक, फॉलोड बाय फिर हम पढ़ेंगे एलजेब्रा। एलजेब्रा जैसे ही हमारा कवर अप हो जाएगा हम उसके प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, फिर हम शुरू कर देंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बाद फिर हम देखेंगे ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के बाद हम करेंगे मेंसुरेशन, फिर उसके बाद हम करेंगे मॉडर्न मैथ्स, और उसके बाद सबसे लास्ट में हम करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन। तो ये बिल्कुल एज इट इज फॉलो होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ओके। आगे की अगर हम बात करें तो अब सबसे पहला सवाल कि भाई अरिथमेटिक में क्या आता है ना, ये भी तो पता होना चाहिए आपको अरिथमेटिक में क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखो अरिथमेटिक में क्या सबसे पहले पढ़ना होता है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं परसेंटेज। परसेंटेज बहुत प्यारा टॉपिक है और फ्लेक्सिबल टॉपिक है, और आपको हर चीज सिखा देगा जो आपको अभी सीखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है ना। आपके थॉट प्रोसेस के ऊपर बहुत अच्छा काम करेगा परसेंटेज, अगर आप उसको बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सीखोगे जैसे रिक्वायर्ड है, ठीक है। परसेंटेज के बाद आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट, फिर उसके बाद हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ते हैं, फिर एवरेजेस पढ़ते हैं, फिर पार्टनरशिप हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, एजेस हो गया, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के बाद हम लोग पढ़ते हैं पाइप एंड सिस्टम, फिर उसके बाद स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन, और सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट।
तो अब ये हमारे टोटल टॉपिक हैं, लेकिन पैटर्न ये हमारा फॉलो नहीं होगा। पैटर्न क्या फॉलो होगा ये मैं आपको बताऊंगा कि क्वांट्स में जब आप अरिथमेटिक पढ़ोगे तो अरिथमेटिक में क्या पैटर्न आपको रखना है ताकि आप बहुत कम समय में एक अच्छा एक डिसेंट स्कोर आप कर पाओ। ओके, देन फिर हमारी अगली टॉपिक है नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ना होता है? तो नंबर सिस्टम में हमें देखना होता है डिविजिबिलिटी, सबसे पहले हम देखते हैं, फिर हम फैक्टर्स देखते हैं, मल्टीपल देखते हैं, प्राइम नंबर देखते हैं, एचसीएफ, एलसीएम, रिमाइंडर, लास्ट डिजिट, साइक्लिसिटी और बेस सिस्टम। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमको देखने होते हैं। हाँ, इसमें एक टॉपिक मिसिंग है, तो वो शायद नंबर सिस्टम की डेफिनेशन में आता है, जिसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, है ना? तो ये भी एक यहां से हम लोग शुरू करेंगे क्लासिफिकेशन से, और उसके बाद फिर नीचे तक आएंगे। जैसे ही हमारे कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम लोग पीवाईक्यूज लगाएंगे। ओके, फिर अगर हम बात करें यहां पर, तो अब आता है हमारा एलजेब्रा। एलजेब्रा में अगर आप ध्यान से देखें तो एलजेब्रा में क्या क्या करना होता है, तो एलजेब्रा में सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस फॉलोड बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर उसके बाद देखेंगे पॉलिनोमियल्स, फिर देखेंगे फंक्शंस, फिर इनइक्वालिटीज, फिर लॉग, आफ्टर दैट सर्ट्स एंड इंडाइसेस, फिर प्रोग्रेशंस। प्रोग्रेशंस में क्या आता है आपका एपीजीपी एचपी आता है ना? प्रोग्रेशन एंड सीक्वेंस एंड सीरीज में हम लोग यही पार्ट आपका देखेंगे, एपी जीपी एचपी। ठीक, और एग्जाम रेलेवेंट पढ़ेंगे। देखो टॉपिक ऐसा बहुत बड़े हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ आईपीएम के लिए पढ़ोगे तो ये इतने बड़े थोड़ी ना है, क्योंकि देखो आप आईआईटी के लिए थोड़ी ना पढ़ लो जो कहीं से कुछ भी पूछ लिया जाएगा। भाई लिमिटेड चीजें पूछी जाएंगी, तो पूरा अलजेब्रा आप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं 10 से 15 आवर्स में, है ना? बस उसके लिए आपको सिलेबस का अवेयरनेस होनी चाहिए। नई अवेयरनेस है तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से पढ़ना है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको, और कोई तरीका नहीं है। ओके, एलजेब्रा के बाद अगर हम देखें यहां पर, तो अब हमारे सामने यहां पर आता है क्या? ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशंस। तो ज्योमेट्री में लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि हमें ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ना है। तो ज्योमेट्री में देखो सबसे पहले हमको देखनी होती है लाइंस, लाइंस के बाद फिर हम देखते हैं एंगल, एंगल के बाद देखते हैं हम ट्राइंगल, ट्राइंगल के बाद फिर सर्किल, उसके बाद फिर क्वाड्रिलेटरल पर आते हैं, फिर पॉलीगन पर आते हैं। जब ये हो जाता है तो हम मानते हैं हमारी ज्योमेट्री हो गई। फिर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आते हैं, हल्के मत लेना, 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इंदौर में। मेंसुरेशन 2D और 3D हल्के में ना लेना, 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं रोहतक में, है ना? तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन हमको इस तरीके से पढ़ना है। फिर अगर हम आगे की बात करें तो अब आता है आपका प्यारा मॉडर्न मैथ्स, जिसको लेकर के आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो उसमें हमें शुरुआत करनी है सेट थ्योरी से। सेट थ्योरी पढ़ने के बाद फिर अगर हम देखें यहां पर, तो उसके बाद फिर हमें देखना है क्या? रिलेशंस, रिलेशंस के बाद हमें देखना है फंक्शंस, फंक्शंस के बाद हमें देखना है परमिटेशन, परमिटेशन के बाद कॉम्बिनेशन, फिर प्रोबेबिलिटी, उसके बाद देखेंगे हम बाइनोमियल थ्योरम, और कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस करेंगे किसके? मैथमेटिकल रीजनिंग के, ताकि अगर इंदौर में हमसे पूछ लिया गया तो हम कर सकें। ठीक है, फिर अगर हम बात करें यहां पर, तो अब आता है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन। नाउ डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या क्या देखना होता है? तो सबसे पहले हम देखेंगे टेबल ग्राफ। भाई इंदौर का फेवरेट है, इंदौर का बस चले तो रोज पूछे टेबल ग्राफ। फिर वहीं पर हम देखेंगे बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, मिक्स ग्राफ, केसलेट डीआई। ओके, तो ये सारा हमारा किस में आता है? डेटा इंटरप्रिटेशन में आता है। उसके बाद अगर हम देखें यहां पर, तो फिर अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर? अब हम आते हैं अपने प्यारे लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर। बहुत ही शरीफ सब्जेक्ट है, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट ही कुछ इस तरीके से है कि अगर आपने एक बार इससे मेहनत कर ली तो फिर ये दोबारा आपको परेशान नहीं करेगा, है ना? तो अगर हम इसकी बात यहां पर देखते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट से। सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल हो गया, है ना, ब्लड रिलेशन हो गया इसमें, फिर हो गया हमारा कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, सिलॉजिज्म हो गया, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, रैंकिंग, क्लॉक, कैलेंडर। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको आपको करना ही करना है, इनको स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि इनसे मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। बाकी कुछ टॉपिक जो आपके छूट गए हैं वो क्या होते हैं? तो वो जैसे आपकी होती है लेटर रीजनिंग होती है ना, तो वो लेटर रीजनिंग के कुछ टॉपिक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे एक आपका होता है एनालॉगी, एनालॉगी के साथ इंपॉर्टेंट होता है ऑड वन आउट, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। फिर रिसेंटली हमने देखा है क्वेश्चन डाइस से बनते हैं, क्यूब से बनते हैं, और क्यूबॉइड, क्यूबॉइड भी एग्जाम में आता है, तो क्यूबॉइड ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। इनइक्वालिटी से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इनइक्वालिटी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, है ना? तो ये कुछ टॉपिक और हैं जिनको अगर आप कवर अप कर लोगे तो ये मान करके चलिए कि पूरी की पूरी आपकी क्या नाम है रीजनिंग जो है वो कवर हो जाएगी। जब हम सिलॉजिज्म पढ़ेंगे तो उससे पहले हम शुरू करेंगे
वेन डायग्राम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिनको हमें और देखना होता है जब हम लेटर रीजनिंग की बात, जब हम रीजनिंग की बात करते हैं। ओके, फिर अब हम बात करते हैं यहां पर वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वर्बल एबिलिटी एक ऐसी चीज है जो आपको आपके घर से उठा करके आईएम के गेट के बाहर खड़ा कर देंगे, अगर आपने सही तरीके से करके आए तो। बहुत स्कोरिंग है, बहुत इजी है, सेल्फ प्रिपेयर है, खुद से भी आप कर सकते हैं, मेहनत करनी पड़ेगी, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं। आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, आप दुनिया का हर एग्जाम निकाल सकते हो, आईपीएम बहुत छोटा एग्जाम है उसके आगे। तो वर्बल एबिलिटी की अगर हम बात करें यहां पर, तो सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, जितना करो उतना कम है ना, ये डेली है, रोज करना आपको। वो कैब आप अपनी डेली पार्ट ऑफ लाइफ में अगर नहीं यूज कर पा रहे हैं तो ये मान करके चलिए किसी एग्जाम के लिए आप बहुत समझ करके पढ़ेंगे, कुछ सीखेंगे नहीं। ठीक है, तो अच्छे से अच्छा कंटेंट रीड करिए, कोशिश करिए कि आप अपनी कॉम्प्रिहेंडिंग पावर को बढ़ाएं, है ना। जितना अच्छा कंटेंट आप यूज करेंगे, जितना डेली वर्ड से आप अपनी लाइफ को रिलेट करेंगे, अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को रिलेट करेंगे, वो कैब आपकी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होती जाएगी, है ना। आपको कोई लेक्चर देखने की जरूरत नहीं, आपको किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, बस अपनी थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस को बढ़ाइए, ठीक है, और थोड़ा सा फील करना शुरू करिए, है ना। अच्छा कंटेंट जब आप पढ़ेंगे, इस समय ऐसे भी क्या नाम है, एक देश दूसरे देश को मारे डाल रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं, बहुत सारे, कोई इकोनॉमिस्ट है तो कोई डिफेंस एक्सपर्ट है, हर कोई अपना आर्टिकल हर दिन क्या नाम है पब्लिश कर रहा है। तो आप उठाइए और पढ़ना शुरू करिए अपने फेवरेट एरियाज में, जिसमें गॉसिप नहीं होनी चाहिए, बॉलीवुड गॉसिप्स नहीं होनी चाहिए, और कोई फालतू के क्या नाम है, कोई न्यूज नहीं होनी चाहिए, है ना, कि कोई मोहन अपनी चाची को भगा ले गया, आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके पढ़ रहे हैं, नहीं। आप इकोनॉमिक्स का आर्टिकल पढ़िए कोई भी, ठीक है। इसका कारण ये कि आप इकोनॉमिक्स में कोई बहुत ज्यादा रुचि तो रखते नहीं है, रुचि माने इंटरेस्ट, है ना। तो जब आप इकोनॉमिक्स में कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते नहीं है, तो जब भी आपसे क्या नाम है, इस केस में क्या होगा, आपको अपनी कंसंट्रेशन को उठा करके वापस फिर खींच के लाना पड़ेगा। मोहन चाची को भगा ले गया, इसमें आपकी इंटरेस्ट है, तो वो उसमें आपका फोकस, कंसंट्रेशन सब तो आपके साथ ही है, तो फिर कैसे पता चलेगा कॉम्प्रिहेंडिंग पावर है या नहीं है ना। तो इस तरीके से फिर आपको काम वहां पर करना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। एरर डिटेक्शन और ग्रामर, है ना। ग्रामर में जितने भी टॉपिक्स आते हैं आपके 7 to 9 जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं, मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूं, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, हाँ मैंने एग्जाम्स निकाले तो मुझे पता है 7 to 9 टॉपिक्स होते हैं, तो उनको देख करके आपको एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। अगर आप वीकली, है ना, अगर आप वीकली 50 क्वेश्चंस भी एरर के लगाएंगे तो एग्जाम आते आते आप बहुत परफेक्ट हो जाओगे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी। पैराजंबल्स और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये वही चीज है जो मैंने कहा जितना करो उतना कम है। तो पैराजंबल्स की भी कोशिश करिएगा कि आप पर वीक 4 to 5 सेट लगाएं, है ना। पर वीक आप 4 to 5 सेट्स आप लगा सकते हैं। कहां से लगाने, आप मेरे को मैसेज करिएगा, मैं आपको बताऊंगा कहां से लगाने, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स अगेन प्रैक्टिस के ऊपर है, क्लोज टेस्ट, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स या डबल फिलर्स भी कभी कभी कह देते हैं, है ना। एक पूरा पैसेज होता है, उसके बीच बीच में फिल करने को होता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पार्ट ऑफ वोकैब हो गया, इडियम्स। इडियम्स यार बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इडियम्स करना शुरू कर दो, इडियम्स करते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है भाई, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या चीजें आपको सीखनी है, मेन आइडिया हो गया, इन्फरेंस हो गया, टोन, वोकैब, ऑथर्स व्यू। ऑथर्स व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है यार, है ना। ऑथर्स व्यू पे 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग, टोन को लेकर के, इन्फ्रेंस को लेकर के, मेन आइडिया को लेकर के, सेंट्रल थीम को लेकर के, है ना, और प्लस फैक्ट वर्सेस ओपिनियन। ये इतनी चीजें एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको आनी चाहिए, है ना, अभी नहीं आएंगी। देखो मैं हमेशा से इस चीज के फेवर में रहा हूं कि डे 1 पे तो आप बिल्कुल जीरो ही हो, लेकिन एक दिन जरूर ऐसा आएगा भैया जब आप 100 हो जाओगे, और इस डे 1 से 1 डे तक आने में ना n नंबर ऑफ डेज हैं। एक भी दिन छुट्टी मत लेना, एक भी दिन ना वो मत करना, हमेशा ये बात ध्यान में रखना। अभी क्या है, अभी आपका जुलाई चल रहा है ना, आपके एग्जाम्स शुरू हो जाएंगे अप्रैल में, जुलाई से लेकर के अप्रैल कोई बहुत समय नहीं बचा है। आप कुछ मत करना, आप बस ये रियलाइज करना कि यार मैं वहां जाना चाह रहा हूं जहां लोग ग्रेजुएशन के बाद 2-2 साल 3-3 साल लगा लगा करके मेहनत करते हैं, कैट जैसा एग्जाम निकालते हैं, है ना, और उसके बाद जाते हैं। तो वहां मेरे को जाने का मौका मिल रहा है आफ्टर 12th, तो मैं एक एक दिन क्या मुझे वेस्ट करना चाहिए जब मेरे पास लिमिटेड नंबर ऑफ डेज हो। आप कोई क्लास 11th में नहीं आए जो मैं ये कहूंगा कि ठीक है भाई अभी आप एज एन ऑब्जर्वर काम करिए, नहीं, ऑब्जर्वर का टाइम निकल गया, अब तो मैं कहूंगा कि आप फुल फ्रंट पे आकर के खेलिए, ठीक है। फिर अगर हम आगे की बात करें यहां पर, तो ग्रामर में अगर हम देखें तो ग्रामर में क्या क्या चीजें देखनी होती है, ये भी आप थोड़ा सा समझो।
जैसे सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे तो टेंसेस हैं, टेंसेस इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सब चीजें हो गई। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्वेश्चन जरूर बनते हैं इससे। फिर आता है आपका आर्टिकल्स, है ना। आर्टिकल्स के बाद अगर हम देखें यहाँ पर, 1 सेकेंड यार, हाँ आर्टिकल्स हो गया आपका। आर्टिकल्स के बाद अगर हम देखें तो फिर आपका होता है प्रिपोजिशन, देन प्रोनाउन, कंजंक्शंस एंड मॉडिफायर्स। ये सब वो टॉपिक है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। इसी फॉर्मेट में अगर आप पढ़ेंगे तो आप कम समय में बहुत ज्यादा अपना सिलेबस कवर अप कर लेंगे। और मैं ये चाहता हूं कि कम समय में ही सिलेबस कवर अप हो। क्यों? क्योंकि फिर आपको रिवीजन के लिए भी तो समय चाहिए, प्रैक्टिस के लिए भी तो आपको समय चाहिए। वोकैब की अगर हम बात करें तो वोकैब्स में आपके आते हैं सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, इडियम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, रूट वर्ड्स हो गए, आपके प्रीफिक्स एंड सफिक्स हो गए। ओके, तो ये हो गया, दैट्स इट फॉर योर वर्बल। आफ्टर दैट अगर हम देखें तो 1 ईयर का जो प्रिपरेशन रोड मैप है उसमें भाई आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले ये देखो। तो ये जो पहला आपका 1 से 3 मंथ है, इसमें आपको मेहनत करनी है किसके ऊपर? अरिथमेटिक के ऊपर। हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक एस्पेक्ट किसका? अरिथमेटिक का आपको आना चाहिए। फिर जो अगले 2 महीने हैं यानी कि मंथ 4 और मंथ 5, इसमें आप शुरू कर सकते हैं एलजेब्रा और नंबर सिस्टम, क्योंकि आप अरिथमेटिक कर चुके हैं। तो इसका मतलब 20 to 40% सिलेबस आप कंप्लीट कर चुके हैं फॉर इंदौर। और क्योंकि आप अरिथमेटिक कर चुके हैं, इसका मतलब 60 to 70% आप कर चुके हैं फॉर रोहतक। तो अब आप थोड़े से फ्री हो गए हैं और अब आप शुरू करेंगे एलजेब्रा और नंबर सिस्टम, क्योंकि एलजेब्रा और नंबर सिस्टम मिला करके आप अगले 20% से 30% तक कवर अप कर चुके होंगे। फिर आपके जो नेक्स्ट 2 मंथ है यानी 6 और 7, उसमें आप उठाएंगे ज्योमेट्री एंड मॉडर्न मैथ्स। फिर आपका जो नेक्स्ट 2 मंथ्स है, फिर आप उसमें उठाएंगे डीआई, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश। वैसे तो अभी ये तो एक वो हो गया कि आप बिल्कुल ही फुल फ्रंट पे काम कर रहे हैं, तो इस तरीके से करना है। एक अगर आपको ये जानना है ना कि मैं डेली अपना रूटीन किस तरीके से फॉलो करूं, कि अगर मेरे पास 2 से 3 घंटे हैं, है ना, डेली 2 से 3 घंटे अगर मेरे पास का रूटीन है, तो मैं किस तरीके से फॉलो करूं, तो उस केस में फिर आपको एक काम करना होगा। आपको यह बताना होगा मुझे कि आप किस टाइम पे स्कूल जाते हैं, किस टाइम पे वापस आते हैं, कब आपकी कोचिंग है, कितने बजे आप फ्री हो जाते हैं, क्या क्या टाइम आप डिवोट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक मंथली प्लान दे सकता हूं, ठीक है। अगर आप ये डिटेल मेरे को दोगे तो मैं आपको बता सकता हूं कि मंथली आपको किस तरीके से अपने 2-3 आवर्स को प्लान करना है, ताकि आप मैक्सिमम चीजें कवर अप कर सको, ठीक है। ये मैंने 1 से 3 महीना लिखा है, आप चाहें तो 15 दिन में भी खत्म कर सकते हैं, है ना। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, आपकी विल के आगे हर प्लान फीका है, हर टारगेट जो है वो कमजोर है। सिर्फ इंपॉर्टेंट है आपकी विल, आप किस चीज को कितना बैडली पाना चाह रहे हो, अप्रोच कितनी डेडली है आपकी। फिर जो आपका 10 to 12 मंथ्स है, उसमें हम लोग मॉक, पीवाईक्यूज एंड रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो ये एक बेसिक रोड मैप है, बट आप अपना रोड मैप खुद भी बना सकते हो और मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप अपना रोड मैप खुद बनाएंगे। नाउ बेस्ट रिसोर्सेज में अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी से अच्छा मुझे कुछ लगता नहीं है, पीवाईक्यू मुझे सबसे प्यारा लगता है। उसके बाद आप टॉपिक टेस्ट लगा सकते हैं, सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। इतना मोर देन इनफ है सोर्सेस के नाम पे। किताबें इकट्ठा नहीं करनी है, पीडीएफ इकट्ठा नहीं करनी है। प्रिपरेशन में आपको डेली कोई दिन ना जाए जिस दिन क्वांट्स ना पढ़ा हो, इंग्लिश ना पढ़ी हो, आपने आपने रीडिंग ना करी हो, आपने रिवीजन ना करा हो, आपने मॉक ना करा हो। अब इससे मैंने रीजनिंग नहीं लिखी है, हाँ, क्योंकि रीजनिंग आपको वीक में सिर्फ 3 टाइम्स पढ़नी है, ठीक है। किस तरीके से पढ़नी है अगला वीडियो में आपको बताऊंगा, क्वांट्स में क्या करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। एक ही वीडियो में हर चीज नहीं बता सकता यार, है ना। फिर अगर मैं यहां पर बात करूं तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं। बहुत सारे लोग आपको राय देंगे अरिथमेटिक ना शुरू करो, उनकी राय ना मानो, पीवाईक्यू पे देखो, है ना। बहुत सारे लोग कहेंगे, आपका खुद का मन कहेगा कि रीडिंग में क्या रखा है, रीडिंग में बहुत कुछ रखा है, रीडिंग करना तो शुरू करो। आज करोगे तो 6 महीने बाद रिजल्ट दिखेगा, वो भी लगातार करोगे, ठीक है। कोई मॉक टेस्ट अभी नहीं देने हैं, बहुत ब्लंडर है, बहुत बड़ा, बिल्कुल देने हैं आपको मॉक टेस्ट, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट अगर आपका पुअर है तो इसका मतलब यह है कि आप ओवर थिंकिंग के शिकार हैं, आप सिर्फ सोचते हैं, आप करते कुछ नहीं है ना। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि डन इज वेरी मच ग्रेटर देन परफेक्शन। परफेक्शन को हटाओ, तुम काम कंप्लीट तो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। डन इज ऑलवेज ग्रेटर देन परफेक्शन। तो मेमोराइजिंग इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, रटना रटना कुछ नहीं है, रटने वाला 12th खत्म, काम खत्म। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे तो अब कंक्लूजन की बारी है। तो ये जो पूरा एक रोड मैप है ये मैंने बनाया है ना। तो इसको लेकर के आप थोड़ा सा एक बार नजर मार लेना कि किस तरीके से फाउंडेशन बिल्ड होगा आपका।
1 सेकेंड यार। फाउंडेशन किस तरीके से आप अपना बिल्ड करेंगे, अरिथमेटिक की मास्टरी किस तरीके से आप करेंगे, अलजेब्रा और नंबर सिस्टम के लिए क्या क्या टारगेट्स आपके होने चाहिए, ठीक है। फिर ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, लॉजिकल रीजनिंग है। फिर यहाँ पे आपका परफॉर्मेंस आती है, यानी फुल लेंथ टेस्ट हो गया, रिवीजन हो गया, एमसीक्यू हो गया एंड फाइनल रिवीजन हो गया। तो ये चीज है, एक बार आप इस पे एक नजर मार लीजिएगा। अपनी प्रिपरेशन आप जल्दी से जल्दी शुरू कर दीजिए, जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ज्यादा फायदे रहेंगे। ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, अब और ज्यादा लेट ना हो, यही हम सब लोग उम्मीद करेंगे। सो इसी के साथ हम लोग एंड अप करते हैं आज के सेशन को, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो जो मैंने सोचा है कि नेक्स्ट जो वीडियो है वो मैं बनाऊंगा कि लॉजिकल रीजनिंग को किस तरीके से आप प्रिपेयर करें, है ना, ताकि मान करके चलिए आप 35 प्लस ले आए आउट ऑफ 40 इन रोहतक, ठीक है। जब मैं बात करता हूं रोहतक की, तो इसमें आप मान करके चलिए जिपमैट भी आप ले सकते हैं, क्योंकि इसी स्ट्रेटजी पे आप जिपमैट में भी मान करके चलिए 29 प्लस ले आओगे आउट ऑफ 32। ओके, जब मैं बात करता हूं जिपमैट की, तो इसमें आपका सीयूटी भी कवर है, इसमें आपका एनपैड भी कवर है, कोई अलग स्ट्रैटेजी नहीं होती है। इसी में आपका सिम्बॉयसिस भी कवर अप हो जाएगा, इसी में इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी भी कवर अप हो जाएगा, इसी में आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी कवर हो जाएगा, इसी में आपका जामिया मिलिया भी कवर अप हो जाएगा, इसी में आपके अदर एंट्रेंस टेस्ट भी कवर अप हो जाएंगे, है ना। कुछ अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा बस एक काम करने की जरूरत है कि रोज अपना काम करना है, डेली। एक बात ध्यान में रखिएगा, मैं बार बार कहता हूं कि डेली 2 आवर्स पढ़ने से आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, और ये चेंजेस जो हैं ये 2 आवर पढ़ने से नहीं आ रहे हैं, ये आ रहे हैं डेली पढ़ने से। तो याद रखिएगा कि डेली में बहुत ताकत है, ठीक है। तो डेली पढ़िए, जो भी करिए मन से करिए, डेली करिए। एंड कुछ सोचा है मैंने कि क्वांट्स का पूरा सिलेबस जो है वो मैं इसी पे बनाऊंगा, कवर अप कराऊंगा आपको, इंपॉर्टेंट चीजें इंक्लूडिंग पीवाईक्यूज एंड हाउ टू गिव योर मॉक, इनके ऊपर भी काम करूंगा मैं। तो ये शुरुआत है, पहला वीडियो है। एंड ठीक है भाई, चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।